नमस्कार बच्चों, इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12वीं क्लास की जो इतिहास की प्रथम बुक है उसको शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इस टॉपिक में आपको 11 पॉइंटों के माध्यम से सारा चैप्टर समझा दिया जाएगा और इन टॉपिक्स को हम आपको पहले बता देते हैं, फिर बाद में इसकी और जानकारी देंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसकी परिचय के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर की, जिसका ये परिचय रहेगा ये सभ्यता कब फली फूली, हाँ, भारत के किस क्षेत्र में थी, पाकिस्तान के किस क्षेत्र में थी, इसका काल क्या था, ये सारी जानकारी हम आपको परिचय में दे देंगे। पहले नंबर पर आया वो 0 नंबर था, ये पहला नंबर है। पहले नंबर पर हम आरंभ देखेंगे। हाँ, आरंभ में जो कुछ भी मटेरियल होगा वो आपको समझाएंगे। फिर निर्वाह के तरीके देखेंगे, उस सभ्यता के लोग किस प्रकार जीवन निर्वाह करते थे उसके बारे में हम जानेंगे। वो क्या खाते थे, क्या पीते थे। हाँ, और 2.1 में हम देखेंगे कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। उनकी जो कृषि प्रौद्योगिकी थी, मतलब किस प्रकार वो खेती करते थे, है ना, कौन सी फसल बोते थे, अब फसल बो भी देते थे तो किस जानवर का प्रयोग करते थे, कैसे क्या करते थे, सारी विधि इसमें जानेंगे 2.1 में। तीसरा पॉइंट में हम ये देखेंगे कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। अब हम तीसरे पॉइंट में इस सभ्यता का सबसे विकसित शहर जो मिला है खुदाई में वो है मोहनजोदड़ो, उसके बारे में जानेंगे। हाँ, उस नियोजित शहर के बारे में जानेंगे। साथ में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जानेंगे, हड़प्पा शहर के बारे में भी जानेंगे। हड़प्पा शहर कौन सा, जो सबसे पहले खोजा गया। इस शहर की कुछ दुर्दशा हो गई क्योंकि जो इसको सबसे पहले मनुष्य ने देखा तो उसके महत्व को जान नहीं पाया और इसकी जो बहुत सी ऐसी वो थी, मतलब जैसी इसकी पुराने अवशेष थे उनको नष्ट कर दिया गया, ईंटें वगैरह निकाल ली गई, है ना। तो इसके बारे में बताएंगे हड़प्पा की दुर्दशा कैसे हुई। 3.1 में हम मोहनजोदड़ो के नालों का निर्माण के बारे में जानेंगे। साथ में अन्य शहरों में कैसी व्यवस्था थी उसके बारे में भी हम देखेंगे। नाले कैसे थे, उनकी नालियां कैसी बनी हुई थी, इसमें जानेंगे। 3.2 में हम देखेंगे कि उनके गृह स्थापत्य कैसे थे, कैसे उनका घर था, इसके बारे में हम जानेंगे। 3.3 में हम दुर्ग के बारे में जानेंगे, जहां पर इनका शासक वर्ग रहता था उसके बारे में हम जानेंगे, जहां पर इनका शासन क्षेत्र चलता था, जहां पे शासक रहते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। चौथा जो पॉइंट रहेगा उसमें हम देखेंगे सामाजिक भिन्नताओं को अवलोकन करेंगे। कैसी सामाजिक भिन्नता, आप लोगों के समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब, है ना, तो ऐसी कोई भिन्नताएं होती हैं क्या, उस समय भी थी, इसका अवलोकन हम करेंगे। हाँ, इसमें 4.1 और 4.2 दो पॉइंट हैं और दोनों पॉइंटों में क्या है हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक विधि का उपयोग करेंगे जिसमें शवदान की खोज करेंगे, शवों को देखेंगे, मतलब कब्रगाहों को देखेंगे कि उसमें क्या क्या मिला, उसके आधार पर अपन निर्णय लेंगे कि भिन्नताएं थी या नहीं थी। फिर 4.2 में हम ये देखेंगे कि विलासिता की वस्तुओं की खोज मिली है कि नहीं मिली। विलासिता की वस्तुओं को खोजेंगे। विलासिता की वस्तुएं वे होती हैं जिनका प्रयोग अमीर लोग करते हैं, जहां पर ये मिलेंगी वहां पर अमीर लोग रहते होंगे और गरीब लोगों पर ये है नहीं मिलेंगी, इसके बारे में भी हम देखेंगे। 5वां जो पॉइंट है वो है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर अभी तक मिले हैं, जितनी बस्तियां खुदाई में मिली हैं, वहां पर अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर, बस्तियों में क्या है शिल्प उत्पादन किया जाता था। वो क्या बनाते थे, बांट बनाते थे, मनके बनाते थे, मटके बनाते थे और उस पर शिल्प उत्पादन की विधियों का उपयोग किया जाता, शिल्प उत्पादन करते थे। अब शिल्प उत्पादन के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा 5.1 में हम उत्पादन केंद्रों की पहचान करेंगे, जहां पर ये मनके वगैरह बनते थे। मनके समझे, मन की माला का मन का, उसके बारे में बात हो रही है, तो मनके के बारे में हम देखेंगे कि उत्पादन। और साथ में 5.1 में जो पॉइंट है उसमें देखेंगे उत्पादन केंद्रों की पहचान करेंगे, कौन कौन से उत्पादन केंद्र हैं। 6वां जो पॉइंट है उसमें हम देखेंगे माल प्राप्त करने संबंधित नीतियां। अब इसमें क्या है संबंधी नीतियों में कि जहां से यह माल प्राप्त किया जाता था, आप लोगों ने मनके बनाए, हाँ, तो जहां पे उद्योग शुरू होता है उसके लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है। इनके जो शिल्प उत्पादन रहेंगे तो उसके लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता होगी।
अब वह कच्चा माल क्या भारत देश में मिलता हो, उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आगे आने वाला माल के बारे में जानकारी मिल जाएगी इस वाले टॉपिक में, है ना, सब टॉपिक में। दूसरा, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क के बारे में भी देखेंगे कि ये सभ्यता क्या कि अपने क्षेत्र में गमन था कि दूसरी सभ्यताओं से भी इसका मेल था, इसमें हम देखेंगे सुदूर क्षेत्रों के संपर्क में। उस समकालीन जो सभ्यताएं थी उसके बारे में भी हम जानेंगे। 7वें पॉइंट में हम देखेंगे कि मोहर लिपि तथा बांट। मोहर लिपि तथा बांट में क्या है? मोहरें वे होती हैं एक प्रकार की सील, जैसे कि आप प्रिंसिपल आपकी मार्कशीट पर सील लगाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल की क्या होती है, सीलें होती हैं या नहीं होती, तो उसी के बारे में बात करें। फिर हम लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। लिपि क्या होती है? लिखने की शैली, लिखने का अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का माध्यम। भाषा बोली जाती है और लिपि लिखी जाती है, ठीक है। अपन लोग ये लिखा है वो देवनागरी लिपि में अध्ययन कर रहे हैं, समझ में आया। तथा बांट का प्रयोग, बांट वो है थे जो तोलने के काम आते हैं, आज के बांटू जैसे, है ना, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। इसी के अंतर्गत 3 सब टॉपिक हैं। सब टॉपिक्स कैसे? 7.1 मोहरे और मुद्रांकन, 7.2 में एक रेशमी लिपि के बारे में बता रखा है जो इसी लिपि के बारे में चर्चा करी जाएगी। 7.3 में बांटू के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। 8वां जो पॉइंट है वह है प्राचीन सत्ता। 8.1 में प्रसाद तथा शासक। अब देखो उस समय जो शासक थे, इस टॉपिक में हमें उनकी बारे में जानकारी मिलेगी, वो किस प्रकार के थे। क्या यहाँ पे कोई समिति शासन कर रही थी या एक राजा कर रहा था। 9वें पॉइंट में हम ये देखेंगे कि इतनी बड़ी सभ्यता जो इतने बड़े क्षेत्र में भारत के उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दक्षिण क्षेत्र में फैली हुई थी, वह कैसे नष्ट हो गई, उसके बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। 10वें में हम ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, तो उसके बारे में जानेंगे। उस समय के जो पुरातत्ववेत्ता थे जैसे कनिंघम, है ना, उनकी रिपोर्टें पढ़ेंगे, उनको कुछ भ्रम हुआ था, उनको जानकारी, उनको कैसा अनुभव हुआ, इसके बारे में भी हम इन 3 टॉपिकों में अध्ययन करेंगे। फिर देखिए लास्ट में देखेंगे अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। अब अतीत लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं, वो कई साक्ष्यों के आधार पर लिखा जाता है, तो उसमें कुछ समस्याएं आती हैं और खोज में भी समस्या आती है और व्याख्या करने में भी समस्या आती है। दोनों का अध्ययन इसमें करेंगे। चलिए तो फिर आपका जो चैप्टर है उसको हम शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं 0 नंबर वाला परिचय। इसमें आपको मैं बताता हूं कि आज से 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच के समय काल में भारत के उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान के सिंध के मैदान में एक संस्कृति जीवित थी। इसमें कई सारे लोग थे, एक ही संस्कृति का पालन करते थे, एक ही व्यापारिक विधियों का पालन करते थे और इस समय काल में वो जीते थे। हाँ, तो उनसे संबंधित जो जो क्रियाएं हुई होंगी, उन्होंने जो जो क्रिया की होंगी, तो उनके साक्ष्य अभी मिलते हैं, उनके अलग अलग पुरावस्तुओं से, जो पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनसे। तो हम इसका सबसे पहले परिचय देख लें। परिचय क्या है? परिचय में यहाँ पे लिखा है कि इनका जो समय काल था वह था 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। अब कुछ बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि ईसा पूर्व होता क्या है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा के जन्म के पहले, मतलब जो क्रिश्चियनों के भगवान हैं यीशु भगवान, तो उनके फरिश्ते बोले जाते हैं, उनको देवता बोला जाता है, तो उनके जन्म से पहले का जो काल है उसको बोला जाता है ईसा पूर्व। क्या बोला जाता है? ईसा पूर्व। इसी को यहाँ पे समझाया है कैसे। यीशु का जन्म को माना है 0। अभी जो कैलेंडर प्रयोग किया जाता है उसमें यीशु का जन्म को माना जाता है 0, और ईसा के जो जन्म के पहले की अवधि है, मतलब इनके जन्म से पहले का जो काल है उसको बोला जाता है यीशु के जन्म से पहले, मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। और यीशु के जन्म के बाद की अवधि को बोला जाता है ईसवी। हाँ, मतलब ईसा के जन्म के बाद की अवधि। अभी हम 2024 में जी रहे हैं, तो यह वाला जो काल है वह है ईसा के जन्म के 2000 साल पहले, ठीक है। 2000 साल बाद, 2000 साल बाद की स्थिति है, मतलब ये वाला जो काल होगा तो 2000 साल ये लगभग, और
2600 साल, ये लगभग 4600 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यह वाला क्षेत्र किस क्षेत्र में पनपा, तो इसके बारे में बात करें। यह क्षेत्र किस क्षेत्र में था, ये वाली जो संस्कृति की साक्ष्य मिले हैं वो किस क्षेत्र में मिले हैं, तो उसको देखें। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र, भारत का नक्शा देखिए, उसका उत्तर पूर्व क्षेत्र देखिए, जहां से पाकिस्तान लगा हुआ है, उसमें पाकिस्तान का सिंध का मैदान, साथ में जो संपूर्ण क्षेत्र, सिंध वाला जो नदी बहती है वो है संपूर्ण क्षेत्र, और अफगानिस्तान का दक्षिणी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में इस संस्कृति के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। हाँ, अब यहां पे एक स्ट्रक्चर दिया है। इस संस्कृति की सबसे उत्तरी कोना वाली बस्ती, सबसे दक्षिणी कोने वाली बस्ती, सबसे पूर्वी कोने वाली बस्ती और सबसे पश्चिमी कोने वाली बस्ती के बारे में बात करें। देखिए, उत्तर वाला जो क्षेत्र था, उत्तर में इस संस्कृति की जो बस्ती मिली थी वो मिली है चिनाब नदी के किनारे। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, भारत में। और ये मांदा में मिली है। कहाँ पे मिली है, मांदा में। और देखिए, दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, दक्षिण में, तो ये महाराष्ट्र में मिली है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, जिसका नाम है, क्षेत्र का नाम दायमाबाद। क्या नाम है, दायमाबाद। और ये किस नदी के किनारे पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे। और इधर देखिए, पूर्वी क्षेत्र मिला है हिंडन नदी के किनारे। कहाँ मिला है, हिंडन नदी के किनारे, जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है, आलमगीरपुर उस क्षेत्र का नाम है। क्या नाम है उस क्षेत्र का नाम, आलमगीरपुर। और यह जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी देखिए, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। और पश्चिमी जो क्षेत्र है वो दासक नदी के किनारे मिला है, जिसका नाम है सुतकांगे डोर। तो आपको यहाँ पे काल के बारे में पता चल गया, यहाँ पे आपको उनके क्षेत्र के बारे में पता चल गया, किस क्षेत्र में ये संस्कृति फैली थी। अब इसमें और देखिए, ये है सैलकड़ी। हाँ, अब देखो, अब आप इस साइड देखिए कि इस संस्कृति की कुछ खुदाई में कुछ लोग मिले हैं। देखो क्या क्या मिला है, देखिए, लोग नहीं, कुछ कुछ चीजें मिली हैं। खुदाई में मिली पुरावस्तुएं। पुरावस्तुएं वे वस्तु होती हैं जो पुराने समय में मिली हो। इनमें क्या क्या मिला है, सबसे पहले जो मुख्य रूप से मिला है वो सैलखड़ी नामक पत्थर की मोहरें मिली। क्या मिली है, जो लोग वो छोड़ गए हैं पुरावस्तु, उनमें से सबसे पहले क्या मिला, सैलखड़ी नामक पत्थर की मोहरें। क्या मिली है, पत्थर की मोहरें। हाँ, अब आपकी जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें ही किताब में एक मोहर का चित्र है, उसमें एक जानवर का चित्र है और ऊपर हड़प्पाई लिपि लिखी गई है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। समझ में आया, ऐसी सभी मोहरों पर ऐसी ही लिपि पाई गई है और एक जानवर का चित्र उस पर अंकन किया गया है। ठीक है, ये चीजें मिली हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। दूसरा, छत भी है, ईंटों के घर मिले हैं। जब खुदाई करी गई तो छत नहीं मिली है, उसमें छत विहीन, छत ना होते हुए ईंटों की बड़ी बड़ी दीवार मिली। खोदते गए और उनको ईंटों की दीवार मिली और पक्की ईंटें इसमें मिली हैं। पक्की ईंटें और कच्ची ईंटें दोनों मिली हैं। क्या मिला है, तीसरे नंबर पर मृद भांड मिले हैं। मृद भांड के मिट्टी के बर्तन मिले हैं और मिट्टी की कुछ मूर्तियां मिली हैं, पकी हुई मिट्टी की। बच्चों के खेल खिलौने पकी हुई मिट्टी के बनाए गए हुए थे। उस समय उन खेल खिलौनों में कुछ जानवरों की मूर्तियां भी मिली हैं, छोटी छोटी खिलौने, और गाड़ियां मिली हैं बैलगाड़ी टाइप की पकी हुई मिट्टी की। एक हल मिला है जो आप 7th क्लास में देखा होगा। चौथा, आभूषण मिले हैं। यहाँ पर क्या है, जो महिलाएं या पुरुष दोनों पहनते थे, आभूषण मिले हैं इस क्षेत्र में। और क्या मिला है, पांचवा, औजार मिले हैं। उनके जो प्रयोग में आने वाले औजार थे वो यहाँ पे मिले हैं। छठवा, यहाँ पे बांट मिले हैं। बांट समझते हो, तौलने के लिए बांट का प्रयोग होता था। कोई भी सामान वस्तु तौलने के लिए पूरे क्षेत्र से एक ही प्रकार के क्या मिले हैं, बांट मिले हैं और कई संख्या में बांट मिले हैं। और क्या मिला, पत्थरों के फलक मिले हैं। पत्थरों के फलक वो होते हैं जो धारदार होते हैं, पत्थर है ना, वो वाले फलक मिले हैं। यहाँ पे चित्र सारे आपकी किताब में है। और क्या मिला है, मिट्टी के जो और कई प्रकार की धातुओं के, पत्थरों के, मन के मिले हैं। मन के क्या होते हैं, माला के मन के, जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ। अब देखिए, पारिभाषिक शब्द। आपकी जो पृष्ठ है
किताब का, उसमें सबसे पहले संस्कृति की परिभाषा दी है। संस्कृति का प्रयोग आप अपनी जीवन में करते होंगे, लेकिन यहाँ पे पुरातत्वविद संस्कृति का प्रयोग किस लिए करते हैं? देखिए, पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग इसे पूरा वस्तुओं के समूह के लिए करते हैं। कौन सी पूरा वस्तुओं के समूह के लिए? जो विशिष्ट शैली की हों, एक ही प्रकार की शैली की हों, विशिष्ट हों, जैसे कि ये सारी एक भौगोलिक क्षेत्र से प्राप्त हुई हो, एक भौगोलिक क्षेत्र से प्राप्त हुई हो। आपने भौगोलिक क्षेत्र देख ही लिया है। इसमें क्या ये क्षेत्र है। हाँ, आप मैप भी देख सकते हैं, इसके लिए मैप दिया है, उसमें भारत का नक्शा देख सकते हैं। दूसरा, एक कालखंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? एक कालखंड से। कालखंड मतलब यहाँ पे देखो एक टाइम पीरियड दिया है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व दिया है, और एक साथ पाए गए जाएं, और एक ही साथ ये पाए गए हैं, एक ही क्षेत्र में पाए गए हैं। तो यही होता है संस्कृति का मतलब। तो आप अगर संस्कृति समझें तो पुरातत्वविद इन्हीं को लेके संस्कृति मानते हैं। अब देखिए कि आरंभ के बारे में बता दूं कि एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये इस वाली जो सभ्यता थी, हाँ, तो इस सभ्यता को बोला गया विकसित सभ्यता, और इस सभ्यता से पहले भी कई सभ्यताएं इस क्षेत्र में बसी जो जीवित रहीं, उनको बोला परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां। ठीक है, इन संस्कृतियों की कई ज़्यादा जानकारी मिली है और कई साक्ष्य मिले हैं। हाँ, आपका जो एक चौकोर बॉक्स होगा किताब में, उसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये वाली जो संस्कृतियां मिली हैं, इनको अपन परवर्ती संस्कृति बोल रहे हैं। आपको ये तो पता है कि आरंभ वाला चल रहा है, पहला टॉपिक है। अब देखिए कि इसमें जो संस्कृतियां मिली हैं, परवर्ती संस्कृतियां, उनके सभी के मृदभांड अलग अलग मिले हैं, है ना। जो जो संस्कृति इसमें बसी हैं, उनके हिसाब के मृदभांड बनते थे। तो उन मृदभांडों से ये पहचाना गया कि ये कौन सी संस्कृति है। अलग अलग संस्कृतियां मिली हैं, अलग अलग प्रकार के मृदभांड मिले, अलग अलग शैली के मिले। समझ में आया? अब देखिए, मृदभांड तो आपको पता है, मिट्टी की बर्तन। अब देखिए, कुछ साक्ष्य भी मिले हैं इनके। क्या क्या साक्ष्य मिले? कृषि के साक्ष्य मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है? देखिए, बस्तियां आमतौर पर छोटी थी, ये विशेष बात थी। दूसरा, बड़े आकार की वस्तुएं यहाँ पे नहीं मिली थी, जो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति उनकी नहीं मिली। और क्या नहीं मिला? और क्या देखे, आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा, ये वाली जो विकसित हड़प्पा के बारे में आप पढ़ेंगे तो उनके बीच में क्रम भंग था। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर उन क्षेत्रों को जला दिया गया था और त्याग दिया गया था, इसलिए वहां पर जो जानकारी सही से प्राप्त नहीं। ऐसा लगता है कि उनके बीच के जो समय था उसका काल भंग था, मतलब कुछ संस्कृति पहले थी, फिर उसके बाद खत्म हो गई, फिर उसके बाद डायरेक्ट ये देखी। अब इनकी जो संस्कृतियां कुछ मिला जुला रूप इस संस्कृति में भी दिखेगा। किस में दिखेगा? विकसित हड़प्पा संस्कृति में दिखेगा। अब उसको छोड़ें, आपको पता चल गया आरंभ में कुछ संस्कृतियां इनसे पहले विकसित थी, इस क्षेत्र में थी, छोटे लेवल पे थी। हाँ, ये उनमें पॉइंट थे। इतना समझ में आ गया? आप किताब को ही पढ़ सकते हैं इसमें आरंभ को देखने के लिए। फिर देखिए दूसरे में क्या हुआ। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, किसके लिए? विकसित हड़प्पा संस्कृति के लिए। जिस सभ्यता पूर्णतः विकसित रूप में प्रकट हुई उसको बोला गया विकसित हड़प्पा संस्कृति। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति में देखिए क्या क्या हुआ। हाँ, विकसित हड़प्पा संस्कृति में देखिए कि उनके सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर का पॉइंट है निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके में हम देखेंगे कि वो क्या क्या भोजन करते थे। भोजन करते थे तो कहाँ से प्राप्त होता था? आपको पता है कि आज अपन जो भोजन प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है? या तो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है या जानवरों से प्राप्त होता है। उन्हीं के उत्पादों का अपन भोजन करते हैं। इसी उत्पादों का प्रयोग वो करते थे। पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों का भोजन लेते थे और जानवरों से प्राप्त उत्पाद और मछली को भी शामिल करते थे। ये उनके भोजन में शामिल था। पेड़ पौधों से क्या मिलता था उनको? अनाज, फल, है ना, शहद। और जहाँ पे कुछ अनाज मिले हैं उनके बारे में बता दूं। जानवरों से उनको क्या मिलता होगा? दूध और मांस और कुछ बाल वगैरह जिनकी वो कपड़े बना सकते थे।
हाँ, जैसे बकरी भेड़ वगैरह से अपन ऊन निकालते हैं, तो जानवरों से ऊन वगैरह और मछली उनको मांस के रूप में खाने को मिलती होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अनाज के साक्ष्य मिले हैं, कुछ अनाज के साक्ष्य, हाँ, तो उनको देखिए। अब एक मिनट, ये इसको बाद में लेंगे, इसको पहले देखें कि जब जो भोजन जो प्राप्त हुआ था वो भोजन की क्या, इनको कैसे पता चल गया कि ये पेड़ पौधों से प्राप्त किए, तो उसके साक्ष्य मिले। क्या मिले? जले हुए अनाज और बीज के दाने मिले। वहां पर क्या मिला? जले हुए अनाजों के जो जल गए थे उनके क्या, और बीज के दाने मिले हैं। हाँ, और क्या मिला है, ये इतना समझ में आया। और यहाँ पे देखिए पुरातत्वविद और पुरा वनस्पति के दो शब्द आएंगे आपकी किताब में, तो उनका मतलब क्या है? पुरातत्वविद वो होते हैं, पुरा वनस्पति के वो होते हैं जो पुरानी प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करें। ये पुरातत्वविद कौन होते हैं? प्राचीन वस्तु का अध्ययन करने वाले। और पुरा वनस्पति के कौन होते हैं? प्राचीन वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले। समझ में आ गया? इनकी मदद से ही ये चैप्टर लिखा हुआ है। इसलिए इन साक्ष्यों के आधार पर यह कहा गया, जो जले हुए अनाज और बीज के दाने मिले हैं और जानवरों की हड्डियां मिली हैं, ये कहा गया कि वो जानवरों से प्राप्त उत्पाद लेते थे, हम पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद लेते थे और मछली खाते थे। अनाज में किन किन के साक्ष्य मिले हैं? जले हुए अनाज के साक्ष्यों में देखो, गेहूं, जौ, सफेद चना, तिल, दालें, बाजरा जो गुजरात के क्षेत्रों से मिला है, ये फसल वहां पे मिली हैं। ठीक है, उनके साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है? जानवरों की हड्डियां मिली हैं। जानवरों की हड्डियों में पालतू जानवरों और जंगली जानवर, दो प्रकार के जानवर थे। पालतू जानवरों में क्या मिला है? भेड़, बकरी, भैंस, सुअर और मवेशियां। ठीक है, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर और मवेशियों की क्या मिली है? हड्डियां मिली हैं। इनको वो पालते थे, इनसे दूध और मांस दोनों प्राप्त करते थे, और भेड़ों से ऊन वगैरह भी प्राप्त करते होंगे। जंगली जानवरों में किस किस की हड्डियां मिली हैं? बराह की, बराह वो होता है जो जंगली सुअर को बोलते हैं। हिरण क्या? हिरण और घड़ियाल, घड़ियाल जो मगरमच्छ टाइप का रहता है। ठीक है, ये क्या है? ये मिले हैं, इनकी वहां पे हड्डियां मिली हैं। तो इन साक्ष्यों के आधार पर जो प्राणी विज्ञानी थे उन्होंने ये कहा कि ये इन लोगों का मांस खाते थे। ठीक है, और देखिए इसमें एक अध्ययनकर्ता का नाम है। एक अध्ययन किसने किया होगा? तो पुरा प्राणी विज्ञानियों ने किया है। पुरा प्राणी विज्ञानी या जीव पुरातत्वविद वे होते हैं जो प्राचीन प्राणियों के अवशेषों का अध्ययन करें और अंदाजा लगाएं कि ये पुराने जीव कौन कौन से थे। ठीक है, ये आपको साथ में ये भी बता दिया कि अध्ययनकर्ता में पुरा प्राणी विज्ञानी और जीव पुरातत्वविद कौन होते हैं, तो आपको बता दिया प्राचीन प्राणियों के अवशेष का अध्ययन करने वाले। और इधर देखो पुरातत्वविद, पुरा वनस्पतिज्ञों के बारे में भी आपको बताया है। यहाँ पे देखिए जंगली जानवरों के बारे में बताया। जंगली जानवरों में इनकी हड्डियां मिली हैं, जानवरों की हड्डियां मिली हैं। और यहाँ पे एक विशेष नोट दिया है। अब ये कह रहे हैं कि ये तो सब पता चल गया कि ऐसे साक्ष्य मिले, पर इनको ये नहीं पता चला कि ये सीधे खुद शिकार करने के लिए जाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, या आसपास के गांवों के बसे हुए शिकारियों से भोजन प्राप्त करते थे, मांस ले लेते थे। तो ये इन्हें पता नहीं है, यहीं पर यह लिखा है, पर यह पता नहीं चला कि स्वयं जानवरों को शिकार करते थे या शिकारियों का मांस खरीदते थे। अब दोनों में कोई भी हो सकता है। तो आपको ये दोनों टॉपिक हो गए होंगे। अब आगे हम देखेंगे निर्वाह के तरीके का सब पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे कृषि की प्रौद्योगिकी, जिसमें हम देखेंगे कि कृषि कैसे करते थे के बारे में बताया गया है। आपको पता होना चाहिए कि कृषि के क्या क्या चरण होते हैं। कृषि के चरण होते हैं खेत जोतना, सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर बीज बोया जाता है, हाँ, फिर सिंचाई करी जाती है और फिर फसल काटी जाती है। ये विधियां होती हैं कृषि की। तो इन विधियों में, कृषि की इन विधियों में वो लोग क्या करते थे, इनके लिए क्या टेक्निक अपनाते थे, किस तरह कार्य करते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए खेत जोतने के लिए किस जानवर, यहाँ पे किस होना चाहिए था, किसी लिख दिया है, गलती हो जाती है, किस जानवर का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा है। आप बताओ उस समय किस जानवरों का प्रयोग किया जाता होगा? हल का प्रयोग, दूसरा प्रश्न है कि हल का प्रयोग किया जाता था या नहीं।
उस समय हल का प्रयोग कृषि जोतने मतलब खेत जोतने के लिए किया जाता था या नहीं? ये दोनों एक प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है कि फसल की कटाई की किस प्रकार के औजार से किया जाता था? जो फसल की कटाई होती थी वो किस प्रकार के औजार से की जाती थी? फसल सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? चौथा जो प्रश्न है, अगर सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था थी? और पांचवा ये प्रश्न है, क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? तो ये सारे प्रश्न आपके मन में बन रहे होंगे, इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, जोतने के लिए वृषभ का मतलब बैलों का प्रयोग किया जाता था, ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हैं मोहरों पर किया गया रेखांकन। हाँ, मोहरों पर क्या है, वृषभ की चित्र पाए गए हैं, ठीक है। और मृण मूर्तियां मिली हैं, किसकी? वृषभ की। वृषभ है मतलब बैल को वृषभ बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हल का प्रयोग होता था, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, चोलिस्तान के कई स्थलों से, चोलिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, चोलिस्तान के कई स्थलों से और बनवाली जो कि हरियाणा में पड़ता है भारत के, से प्राप्त हल के प्रतिरूप मिले हैं। कहां से? बनवाली और चोलिस्तान कई स्थानों से हल के प्रतिरूप मिले, छोटे छोटे खिलौने टाइप के मिट्टी के। हाँ, मिट्टी की, पकी हुई मिट्टी के बने हुए, है ना, जिनको बच्चे खेलते होंगे, जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता है उससे संबंधित थे, ठीक है। आरंभिक जो मतलब हड़प्पा सभ्यता से, विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले के, ठीक है। अब तीसरा देखिए, क्या दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी? हाँ, इसमें ये कह रहे हैं, हाँ, कालीबंगन राजस्थान, जो राजस्थान में कालीबंगन क्षेत्र खुदाई में मिला है, तो वहां से क्या मिला है, से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। क्या मिले? खेत के साक्ष्य मिले। कैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य? इस खेत में दो हल रेखाएं के समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए पाए गए हैं। कैसे? ऐसे। समकोण क्या है? ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। 90 डिग्री के कोण पर ये क्या है, समकोण पर काटते हुए क्या मिले? खेत के हल रेखाएं मिली हैं, है ना, समझ में आ गया। अब देखिए चौथा जो देखिए, फसल की कटाई के लिए औजार कौन से प्रयोग करते थे? फसल की कटाई के लिए लकड़ी के हत्थों में बैठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे। आपने फलक देखे ही होंगे, मैंने पहले ही बताया था। और धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। हाँ, जो बैंड आज अपन हंसिए में बैट लगाते हैं लकड़ी का, वैसा ही बैट वो भी लगाते होंगे, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसी धातु का भी प्रयोग करते होंगे। हाँ, उसमें उस समय कांच से धातु चलने लगी थी इनके बीच में। अब देखिए इस साइड आइए, सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? सिंचाई की व्यवस्था उस समय क्या रही होगी? ये वाला जो क्षेत्र है, अधिकांश हड़प्पा स्थल कहां पाया गया है? अर्ध शुष्क क्षेत्र में। अर्ध शुष्क क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पे पानी की मात्रा बहुत कम हो। हाँ, मतलब सपंग पूरा कम नहीं, लेकिन माध्यम हो, पानी कम बरसता हो, है ना। मौसम है हर साल वहां पे क्या है, पानी कम बरसता हो, उसको बोलते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र। अफगानिस्तान के सुर्तगोई में हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले। कहां से मिले? अफगानिस्तान के सुर्तगई से। अफगानिस्तान क्षेत्र में सुर्तगई में हड़प्पा स्थल मिला है। हाँ, सुर्तगई में, तो वहां से नहरों के अवशेष मिले हैं। मतलब ये नहरों के माध्यम सिंचाई की व्यवस्था करते थे खेतों की सिंचाई के लिए। दूसरा, धौलावीरा जो गुजरात में पड़ता है, में एक जलाशय का बारे में पता चला है। जलाशय का चित्र आपकी किताब में भी है, आप उसको देख सकते हैं। कृषि सिंचाई के लिए किया जाता हुआ, वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है? उस तालाब का मतलब उस जो जलाशय का प्रयोग किसके लिए किया जाता हुआ? कृषि की सिंचाई के लिए, ठीक है। कुओं से सिंचाई की जाती होगी। आपने एक बात तो देखी और आगे भी आप देखेंगे कि कुओं से ज्यादातर मात्रा में कई सारे कुएं मिले इन स्थलों से, तो कुओं से क्या होती होगी? सिंचाई होती होगी। अब यहाँ पे नोट लिखा है, पंजाब और सिंध के स्थलों से नहरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। संभव है वे गाद से भर गए होंगे। आप जानते हैं कि पंजाब और सिंध वाला जो क्षेत्र है वो नदियों वाला क्षेत्र है, उसमें समय रहते हुए गाद भर गई होगी। किनमें? जो नहर है उनमें, इसलिए उनके साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपकी किताब में एक स्रोत आएगा, स्रोत नंबर 1। इसमें जो आपके
पुरातत्ववेत्ता हैं वो क्या कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। उसमें क्या है कि उनको इसका जो टॉपिक दिया है वो है पुरावस्तु की पहचान कैसे की जाती है ना। पुरावस्तु की जो पहचान है वो ऐसे की जाती थी कि जो उनको चीजें मिलती थी उनका वो ऐसे करते थे, तुलना करते थे कि नए जमाने में उनका क्या प्रयोग हो रहा है ना। नए जमाने की जो वस्तु उसी टाइप की क्या उपयोग में आ रही होगी, तो उसी के आधार पर पुरानी चीज का अंदाजा लगाते थे। जैसे कि इसमें मिला है, इनकी जो रिपोर्ट लिखी हुई थी, जो स्रोत नंबर 1 है ना, वो एक रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि पत्थर की क्या मिले हैं, चक्कियां मिली हैं। कौन से पत्थर की चक्कियां मिली? अनाज पीसने वाले यंत्र की, है ना। तो उनको पत्थर की चक्कियां बोला है। आप तो ये तो जानते हैं जब अनाज उगाया जा रहा है तो भोजन तो बनाया जाएगा। भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? बर्तन चाहिए, बर्तन चाहिए। हाँ, तो बर्तन क्या क्या मिलेगा? देखो, अनाज पीसने के यंत्र चाहिए, पिसा हुआ अनाज मिलाने के लिए बर्तन चाहिए, और पकाने के लिए भी बर्तन चाहिए ही होंगे। तो ये बर्तन किससे बनाए जाते थे? ये पत्थर, धातु और मिट्टी के बने हो सकते हैं। तो ये वाले पत्थर, धातु, मिट्टी की जो चीजें वहां पे मिली होंगी। अब देखिए यहाँ पर ये वाला आपका जो स्रोत नंबर 1 है, इसमें एक रिपोर्ट के बारे में बताया है। तो उसमें इनको 2 चक्कियां मिली हैं, 2 प्रकार की। कई सारी चक्कियां मिली हैं, 2 प्रकार की मिली हैं। कौन कौन सी? एक अवतल, जिसका तल घुसा हुआ है, घिसते घिसते घुस गया है, और एक सालन पत्थर, जो मतलब वैद्यों का कूटने, दवाई कूटने टाइप का मसलन बनाने के लिए तैयार किया जाता होगा। इसमें देखिए, ये उखली आपने देखी होगी, अभी भी आपके जमाने में उपयोग किया जाता है। डॉक्टर वगैरह बच्चों को दवाई पीस के देते हैं इसमें से, हाँ, पुड़िया बना देते हैं। और ये है सालन, इसमें ये ऐसे लोड़िया के टाइप से उड़सा को घिसते होंगे। आपने अपने पुराने घरों में, ग्रामीण परिवेश में जाओगे तो वहां पे चटनी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सालन पत्थर इसका। हाँ, इस पे अब ये घिसते घिसते इसका तल भीतर चढ़ जाता है। तो यही होती है पत्थर की चक्कियां, जो अनाज पीसने के काम आती हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई और अब भी बता रहा हूं कि जो इतिहासकार रहते हैं, जो पुरातत्ववेत्ता है, वो जो चक्कियां पुरानी मिली हैं, जो पुरानी वस्तुएं मिलती हैं, उनको नए जमाने, जो जिस जमाने में वो हैं, उसके आधार पर उस समय क्या उपयोग हो रहा है, उसके आधार पर वो पहले की तुलना करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां तक आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। मैंने आरंभ बता दिया, हाँ, इससे पहले मैंने इसके चैप्टर के बारे में बताया था, और दूसरा टॉपिक ये सारा हो गया है। अब हम चलेंगे तीसरे टॉपिक के ऊपर।